बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अज़ीज़ तुलबा। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2 का अपना पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल कोर्स की ओरिएंटेशन थी, तो आज बाकायदा पहला जो है वो टॉपिक है हमारे कोर्स का, और टॉपिक का नाम है, या हमारे चैप्टर का भी यही नेम है आज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल। तो आज हमने ये देखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल से हमारी क्या मुराद है, किस तरह के मटेरियल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है और उसका मेटल्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें देखेंगे। वो स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाई डू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अकर इन सम सॉलिड्स एंड नॉट अदर। आप समझ गए होंगे, कुछ मटेरियल के पास, कुछ सॉलिड मटेरियल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। इसकी क्या वजह है? When the interaction between electrons are considered, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं एक दूसरे के साथ, दिस बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। तो इसका जवाब ढूंढना जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है। तो बुनियादी तौर पे यही क्वेश्चन जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है इस चैप्टर के स्टडी करने में, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट जो है हमारा। क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, उससे फ़र्क पड़ता है कि कोई मटेरियल किस तरह इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करेगा, किस तरह थर्मली कंडक्ट करेगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होगी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा किसी सॉलिड मटेरियल को देख के कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें नहीं है, और इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो सर्च करते हैं, वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल तक ले जाएगा। तो इस के थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। अब तक के जितने भी हमने प्रीवियस डिस्कशन की है, उसमें हम मटेरियल के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को देखते आए हैं। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक ख़ास पिक्चर एटम की हमारे जहन में होती है, जिसमें एटम जो है आपके पास उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं। फर्दर डिटेल में अगर इस पिक्चर को डिस्क्राइब करें तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस और जितने भी कंप्लीटली फिल्ड उसके ऑर्बिट्स हैं, वो सारे मिलके कोर कहलाते हैं। ठीक है। और जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें आप कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये पिक्चर भी हम बारहा जो है वो पढ़ चुके होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन। ये पिक्चर है, जब आप स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं हमारे जहन में एटम की ये तस्वीर होती है। तो इस पिक्चर को अगर जहन में रखा जाए तो इंसुलेटर्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हैं। लेकिन सारे सॉलिड्स इंसुलेटर नहीं होते। कुछ सॉलिड्स आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं।
तो अगर इस पिक्चर को जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के दौरान हम लेकर आए थे उसको जहन में रखा जाए कि न्यूक्लियस है सेंटर में, दैट इज सराउंडिंग बाय टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे ये इशारा मिलता है, ये इंडिकेट करता है कि सारे सॉलिड्स इंसुलेटर होंगे, पर ऐसा नहीं है। सो बेसिक प्रॉब्लम जो चलता आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे मटेरियल्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। यही हमारा बेसिक क्वेश्चन था। वहीं से हमने ये देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे, किसी के पास अगर हैं तो क्यों हैं और दूसरे के पास नहीं है तो क्यों नहीं है। तो रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन हो गया। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अब मेजर टास्क है। तो अंडरस्टैंड करना है अपने सेमीकंडक्टर्स को और मेटल को। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर को एटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस तरह बिहेव करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, कोर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर कैसा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है। तो जब तक आप एक्चुअल बिहेवियर को ना समझ लें, आप सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब अगर आप मेटल्स की बात करें तो इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारा मेन एम्फसाइज इस थ्योरी का भी और इस चैप्टर का भी वो मेटल्स हैं। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई सॉलिड जो है वो मेटल है। लाइक मेटल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आमतौर पे ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखती हैं या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखती हैं। तो इनकी जो पैकिंग डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से मेटल जो हैं वो हाई डेंसिटी रखती हैं। इनके पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही हीट के कैरियर के तौर पे भी इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, हीट को भी कैरी करता है। तो इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कैरियर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं मेटल्स के पास और वो फ्री हैं, वो इजीली मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और कुछ और भी मेजर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सो ईटीसी करके हम आगे चलते हैं। ये मेजर प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो इस चैप्टर में हम एक थ्योरी, सादा सी सिंपल सी थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेटल्स की एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुई। एक बहुत ही सिंपल थ्योरी है, सादा से अल्फाज हैं, सादा सी पिक्चर है, क्लासिकल पर बेस करती है। और इस थ्योरी की सिंपलिसिटी पर नहीं जाएंगे, कितनी रियलिस्टिक है, कितनी फैक्चुअल है, उस पर जाएंगे कि वो किस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉलिड मटेरियल की, स्पेशली मेटल्स के लिए हम कहेंगे, उसको इफेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। और क्या कहते हैं उसको, वी बिगिन विद द अजम्पशन दैट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन मेटल्स। ठीक है, सो ये बुनियादी इसकी अजम्पशन है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम्स। मेटल के एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी वजह से कंडक्शन हो सकती है। ठीक है, वो डिफरेंट मेटल्स की यहाँ पे एग्जांपल है, लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, रेजियम 2 है, 1, 2 एंड 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ठीक है, सो वैलेंस शेल, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। This model seems at first as if it is way too simple. देखने में ऐसा लगा कि बड़ा सिंपल है ये मॉडल जो है, बट दिस सिंपल मॉडल वर्क्स रिमार्केबली वेल फॉर मेटल्स, फॉर मैनी मेटल्स। ठीक है, सो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन करने के भी काम आया है। इसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे, अभी हम इसका ज़रा ओवरव्यू देख रहे हैं। जनरली क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है। इसी बेस पे हमारे चैप्टर का नाम भी फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल था, और जिस थ्योरी को अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहलाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं समटाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम को देख सकते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है को अगर आप देखें तो ये आपके सामने है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को सर्च करने की कोशिश करें तो ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब आप इसमें देखें ये जो 1s2 है या 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है या p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे कंप्लीट ऑर्बिटल्स हैं। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और p में मैक्सिमम 6 कर सकते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बचता है, 11 इसकी का एटॉमिक नंबर है। सो ये जो आपके पास फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका जो 3s में है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये लूजली बाउंड होता है, इसकी वजह से कंडक्शन हो सकती है। ठीक है, सो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है आपका वो 3s में है, थर्ड एटॉमिक शेल में है, जिसके लिए n की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू जो है वो 0, क्योंकि s में आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो n3 और l0 ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है या एटॉमिक शेल में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से पॉसिबली कंडक्टिविटी हो सकती है। इसी को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोर का हिस्सा हैं। सो कंसेप्ट यूज़ किया है कि ये सारे टाइटली बाउंड हैं कोर के इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको बाद में आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन होती है, ये लूजली बाउंड कंसीडर किया है। एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके और न्यूक्लियस के दरमियान जी, इज देयर एन इशू? नो सर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो न्यूक्लियस के और उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपको पता है कि Q1 Q2 और आर स्केयर के इक्वल है, इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है। इस वजह से जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है वो रिड्यूस होती है। अब बेसिकली जो थ्योरी थी उसको हम क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या थ्योरी भी कहते हैं। 19th सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में जो है वो 1900 जो है उसमें इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और ये थ्योरी मेनली फोकस करती थी टू डिस्क्राइब द नेचर और रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है। तो यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जो है इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसका बुनियादी मकसद इलेक्ट्रॉन्स की नेचर को स्टडी करते हुए उसका रोल मेटल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में क्या है इसके बारे में था।
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से कुछ अर्सा पहले की बात है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ड्रूड और लॉरेंट्ज ने कंबाइनली वर्क किया था टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यूजिंग दिस मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जिसको हम कह रहे हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कह रहे हैं। और उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशंस की थी, वो इस थ्योरी की पास्टुलेट्स हैं। उन्हीं अजम्पशंस को हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर हम गौर से अंडरस्टैंड कर लें, बहुत सिंपल हैं, आसानी से समझ आने वाले हैं, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की अजम्पशंस की हम बात कर रहे थे। तो अजम्पशंस में हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को जहन में लेके आएंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक क्लासिकल अप्रोच थी किसी कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। काइंडली माइक्स बंद कर दें, मैंने आपके माइक्स इसलिए ओपन रखे हैं ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर लें, अदरवाइज फोर्सफुली म्यूट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को अगर जहन में लेके आए तो उसमें हम पढ़ते थे कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते जब तक कि उनके दरमियान कोई कोलिजन ना हो। वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जब कोलिजन होता है, या वो जब कंटेनर की वाल के साथ कोलाइड करते हैं तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इन एटम्स का फासला ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ गैस के एटम्स इंटरेक्ट नहीं करते। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में भी नज़र आएंगे। तो इसके अगर पॉइंट 1 पे फोकस करें तो ये आपको जो है बताता है कि मेटल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस। चूँकि मेटल के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो अपनी कोर को जो है वो बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। तो चूँकि जिस एटम की कोर का इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ गया है, जिस एटम की कोर का इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ गया है, वो एटम जो है वो पॉजिटिव मेटल आयन कहलाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री है वो मूव कर सकता है बिटवीन द आयंस, ठीक है। और ये इस तरह से हैं सारे जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं उनके इलेक्ट्रॉन जैसे किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन गैस का नाम देते हैं। तो ये पहली अजम्पशन है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की कि मेटल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस whose electrons are free to move between the ions as if they constitute an electron gas. So electron gas का क्या कंसेप्ट है बेसिकली वो यहाँ से क्लियर होता है। सेकेंड assumption पर अगर आप आए तो क्रिस्टल इज देन हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन गैस। सो एक तरफ इलेक्ट्रॉन गैस है और दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। सो दोनों पे अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे को के साथ जो है वो बाउंड हैं, एक दूसरे को एटम्स एक दूसरे के साथ हेल्ड हुए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड हुए हैं कि ओवरऑल कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। तो सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो एक जगह पे फिक्स हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियाइज पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। सो ये सेकंड अजम्पशन थी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की, ड्रूड और लॉरेंट्ज ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था। थर्ड अजम्पशन इसकी थी कि म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज इग्नोर्ड। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते थे कंटेनर में मौजूद
गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो यहाँ भी ऐसा ही कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने ये अज्यूम किया, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कोई इंटरेक्शन जो नहीं करते, बट ये क्लासिकल अप्रोच यूज़ की गई थी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट नहीं करते, या वो इतनी वीक है कि उसको इग्नोर किया गया है। पॉइंट 4 या अजम्पशन 4 को अगर आप देखें तो पोटेंशियल फील्ड की बात की गई है। पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव आयंस इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म। पॉजिटिव आयंस आ चुके हैं तो जहां आयन होता है वहां एक रीजन है जिसमें उसकी पोटेंशियल कोई चार्ज जो है वो फील कर सकता है। तो सारे आयंस यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं, तो ये अज्यूम किया गया कि सारे आयंस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुई है वो एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स आपने अगर पढ़ी हो तो आप जानते होंगे यकीनन कि यूनिफॉर्म पोटेंशियल में चार्ज के ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, हर जगह जब पोटेंशियल एक जैसी हो, चार्ज पे हमेशा वर्क करना पड़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो कहीं पे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाना पड़े, या वो एनर्जी रिलीज करता है जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई किया बाय अज्यूमिंग दैट के पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव आयन इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म, so that electron can move from place to place in the crystal without any change in the energy। तो जब वर्क नहीं होगा तो फिर एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगी। सो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है बगैर कोई वर्क डन किए, बगैर एनर्जी में किसी चेंज के। ये लास्ट पॉइंट आता है अब इसका, इलेक्ट्रॉन ओकेजनली collide with atoms at any given temperature। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसका कोलिजन हो सकता है एटम्स के साथ। ठीक है, और उनकी जो वेलोसिटी है वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो गैस की जा सकती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो। तो क्लासिकली जो हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं उसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो रैंडम इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है, जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज जो हैं वो रैंडमली जो है वो ग्रो करती हैं या बढ़ती हैं। तो इसके लिए आपको किसी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, जो कि क्लासिकल थ्योरी थी। सो क्लासिकल जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एज ए होल सारे पास्टुलेट्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, जो ड्रूड और लोरेंट्ज ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगला सवाल इसकी सक्सेस का है या इसके फेलियर का है। ये कितनी सक्सेसफुल हुई, इसने क्या एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन नहीं हो सका, और क्या इसमें फर्दर कोई मॉडिफिकेशन हुई। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। पहले सक्सेस की बात करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सच एज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जा सका मेटल्स का, कि थर्मल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है। थर्मोनिक एमिशन एक फिनोमेना है जिसमें मेटल को हीट करके उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। तो थर्मोनिक एमिशन को एक्सप्लेन किया जा सका। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। थर्मोकपल का टॉपिक आपने पढ़ा होगा शायद, आपके जहन में थोड़ा बहुत इसका जो है वो कंसेप्ट हो, जोल थॉमसन इफेक्ट वगैरह।
ठीक है। गैल्वानोमेट्रिक इफेक्ट, करंट के पास होने से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हॉल इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की हेल्प से, और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मेजर हैं जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की ये सक्सेस थी कि इसने इन फिनोमिनास को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। अब फेलियर की बात करते हैं, तो ये थ्योरी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में नाकाम भी हुई, और वो ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो इलेक्ट्रॉन्स के डिटेल्ड बिहेवियर जिनको एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड था कि इंटरनल स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे क्या है और किस तरह कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस टाइम कहाँ होता है, क्या सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जो मौजूद हैं वो एक ही तरह बिहेव करते हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी ही होती है। तो जब तक डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर का ना पता हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज स्टिल एग्जिस्ट करती थी जिनका पता नहीं चल सकता था। एज सिंपल एज जो मोस्ट प्रोमिनेंट फेलियर था इसका कि स्टिल मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन हुई, लेकिन इट वाज स्टिल अनेबल टू ऑब्जर्व व्हाई सम मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड सम आर इंसुलेटर्स। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर सके, कैटेगोरिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकी ये थ्योरी भी कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो क्यों कंडक्टर्स हैं और कुछ क्यों इंसुलेटर्स हैं, व्हाई दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन व्हाइल अदर डोंट हैव। ठीक है, तो ये इसकी फेलियर थी। बाद में डेवलपमेंट होती रही, डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई और नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, जिन्हें हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। डेवलपमेंट कैसे हुई, इसी थ्योरी के अंदर जो रहकर डेवलपमेंट हुई वो क्या थी। तो इनिशियल डेवलपमेंट पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। दो यहाँ पे हमने पोटेंशियल वेल दिखाए हैं। जो लेफ्ट पे है हमारा, जिस पर फर्मियान्स लिखा हुआ है, और राइट, मेरे राइट पे जो है वो बोजान्स लिखा हुआ है। फर्मियान्स हाफ इंटेग्रल स्पिन रखते हैं और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। बोजान्स फुल इंटीग्रल स्पिन रखते हैं और उन पे बोजानिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई होती है। तो फर्मियान्स में पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि सिमिलर क्वांटम नंबर्स वाले, सिमिलर स्टेट्स वाले दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखें एनर्जी लेवल 1 पे इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, जिसमें एक की स्पिन अप शो की है, एक की डाउन की है, एक इसकी अप इसकी डाउन एंड सो ऑन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन E1 में आ गए, दो E2 में, E3 में, और एक जो है वो E4 में आ गया, और इनकी एनर्जी को इसने कैलकुलेट किया है। फर्मी एनर्जी जो है 2E1 प्लस 2E2 प्लस 2E2 प्लस E4। ठीक है, तो E1, E2, E3 और E4 जो कि डिफरेंट है, दिस इज E3, सॉरी दिस इज E3 एंड प्लस 1 E4। जबकि बोजान्स पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन कोएग्जिस्ट, तो इस वजह से सारे आपको E1 में जो है वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्मियान्स हैं, तो वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे। चूँकि क्लासिकल अप्रोच यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। सो चूँकि आप इलेक्ट्रॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो उस वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेट करेगी। तो इसमें पहली कामयाबी या पहली सक्सेस जो मिली, दैट इज़ इन 1927। ओरिजिनल थ्योरी 1900 की है। सो 1927 में जो है वो पहली सक्सेस मिली, जब पॉली जो जिसने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था, तो पॉली ने अप्लाइड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स टू एक्सप्लेन वीक पैरामैग्नेटिज्म ऑफ अल्कली। अल्कली मेटल्स के अंदर वीक पैरामैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉली ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का नाम आप जानते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं उसे।
ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो है इस थ्योरी को मॉडिफाई करके रीपब्लिश किया गया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, और उसको सोमरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का नाम दिया गया, और उसमें बाकायदा तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से या स्टैटिस्टिक्स से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। ये जो मॉडिफाइड थ्योरी थी, ये बेटर सूट करती थी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है और क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस करती है। सो क्वांटम मैकेनिक्स नो डाउट आप जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। So this modified theory can be described behavior of electron as the statistical thermodynamic behavior of a gas that obeying Fermi-Dirac statistics. ठीक है, ऐसी गैस जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करती है, और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करने से मुराद ऐसी गैस है इलेक्ट्रॉन गैस जो किसी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ओबे करती है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो हमने देखी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। सो एज ए होल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक सिंपल थ्योरी थी जिसने मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।